दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर कल हमने कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, लेकिन तेज़ी उतनी ज़्यादा बन नहीं पा रही है। स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। तो आप देख ही सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से इस समय इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है और नई जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो बहुत ही शानदार है। अब क्वार्टर 2 आने वाला है, क्या उम्मीद है? और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सवाल जो निकल के आता है कि क्या यहाँ पे एफआई डीआई अपनी बिकवाली कर रहे हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर है जो सिर्फ बिकवाली कर रहे हैं। तो उसको अच्छे से समझेंगे आखिर इसमें फंस कौन रहा है। पिछले दिनों जो प्रमोटर ने अपने शेयर बेचे जिसको लेकर भी सवाल निकल कर आया कि आखिर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को क्यों कम करें, क्यों काफ़ी कम होल्डिंग है और यही एक चिंता का विषय सबके बीच में बना हुआ है कि प्रमोटर की स्थिति नाजुक है, लेकिन कंपनी कर्ज मुक्त भी हुई है। ऐसे में क्या आगे की उम्मीद बन रही है? तो 2-3 जो बड़ी अपडेट है उनको एक-एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात करें, 55.20 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.27% की तेजी देखने को मिली। अब आप ये देख सकते हो कि स्टॉक लगातार नीचे आए, 86 तक चला गया था पिछली बार तेजी में और काफ़ी बड़ी दौड़ के बाद स्टॉक के अंदर ठहराव सा आ गया है और अब आप देखें तो एक नए ट्रिगर का इंतजार हो रहा है स्टॉक के लिए। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हिमांशु मोदी जो देख सकते हो कि सीएफओ थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुज़लोन एनर्जी के, 2021 मई महीने में उन्होंने ज्वाइनिंग की थी और तब से आप देखें तो सुज़लोन एनर्जी ने बहुत कुछ अचीव किया। इस बड़े पीरियड के दौरान उन्होंने सुज़लोन को कर्ज मुक्त भी करवाने में बड़ा योगदान दिया, लेकिन फाइनली उन्होंने सुज़लोन को छोड़ दिया है। तो इससे एक माहौल थोड़ा-सा नेगेटिव बना क्योंकि हिमांशु मोदी एक बहुत ही समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे जिसका फ़ायदा सुज़लोन को मिला। लेकिन अब वो अपनी भविष्य में और कुछ योजनाएँ तलाशना चाहते हैं, अपने भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सुज़लोन को छोड़ के कहीं और अपनी अपॉर्च्युनिटी तलाशी है। तो ये आप देखिए खुशी-खुशी से अपनी मर्ज़ी से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन अभी सुज़लोन को नया सीएफओ नहीं मिला है। कोशिश जारी है कि हिमांशु मोदी जैसा ही एक शानदार व्यक्ति मिले, जो और तेज़ी से सुज़लोन के कारोबार को आगे बढ़ा पाए। तो इंतज़ार करना होगा कि कौन नया सीएफओ होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है सीए की तरफ से जिसमें कहा गया है कि इंडिया ने 20.1 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर ली है 5 महीनों में पिछले। अप्रैल से लेकर अगस्त 2025 के दौरान देख सकते हो कि यहाँ पे 20.1 गीगावाट की जो कैपेसिटी प्राप्त हुई है, उसमें 123% का बड़ा जंप देखने को मिला। तो पिछले साल सेम इस पीरियड में 9 गीगावाट की ही कैपेसिटी ऐड हुई थी। तो 9 की जगह पे ये 20 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड होना इस बात का सबूत है कि इंस्टॉल कैपेसिटी अब तेज़ी से बढ़ रही है। तो इकरा की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है, 17.5 गीगावाट की कैपेसिटी सोलर इंस्टॉलेशन की रही है और विंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.6 गीगावाट का रहा है पिछले 5 महीनों में। ये जो रिकॉर्ड ग्रोथ देखने के लिए मिली उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। मार्केट कंडीशन इस समय फेवरेबल है। ईयर 2026 में 35 गीगावाट की नई कैपेसिटी आपको ऐड होती हुई दिखाई देगी। आप ये देख सकते हो कि फाइनल 2025 में 28.7 गीगावाट के आसपास जो कैपेसिटी ऐड हुई थी, जबकि 2024 में 18.5 गीगावाट के आसपास थी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी सीए ने यहाँ पे जो अंदाजा लगाया कि यहाँ पे करीब 142.8 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है वो समय पे कंप्लीट हो सकते हैं। मॉड्यूल प्राइस इस समय काफ़ी फेवरेबल है और जो पावर डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं समय पे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि 3.4 गीगावाट के ही जो प्रोजेक्ट ऑक्शन हुए फर्स्ट हाफ 2026 के, और इसके पीछे वजह की जो सेल एग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रहे। तो ये देख सको कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कॉम के साथ में उनके जो परचेस पावर एग्रीमेंट हो रहे हैं समय पे साइन नहीं हो पा रहे, कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से इंस्टॉल कैपेसिटी तो तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन आगे जो पावर सप्लाई का कामकाज है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो सेल परचेस एग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रहे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम जिसका सरकार को कोई निपटारा करना होगा। तो यहाँ पे सरकार ने देख सकते कि जीएसटी कट की है जिसका फ़ायदा देखने को मिला, जिससे सोलर मॉड्यूल्स और विंड टर्बाइन के जनरेटर्स की इनपुट कॉस्ट है उसमें कमी आएगी, क्योंकि 12% जो जीएसटी थी उसको घटा के 5% के, जिससे खर्च कम होगा।
कॉस्ट नीचे आएगी जिससे डिमांड बढ़ेगी और सस्ते में बिजली सप्लाई कर पाएंगे। तो जीएसटी का जो फ़ायदा होगा उसमें इकरा ने जो अपना अंदाज़ा लगाया कि 10 पैसे पर यूनिट सोलर पावर के माध्यम से कमी आ सकती है और 15 से लेकर 17 पैसे की पर यूनिट विंड एनर्जी में भी कमी आएगी। तो जैसे-जैसे आप देखें जो पर यूनिट चार्ज कम होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी अपनाएंगे और इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी ज़रूरत है इस समय एनर्जी स्टोरेज की, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण होने के लिए उसको स्टोर करना होगा। अगर समय पे कहीं बिजली सप्लाई नहीं की जाए तो उसको स्टोर किया जाएगा, फिर जैसे ही ज़रूरत होगी तो पीक आवर में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि आने वाले समय जैसे स्टोरेज के प्रोजेक्ट शुरू होंगे, सोलर और विंड का डिमांड और तेज़ी से बढ़ेगा। तो 2030 तक करीब 50 गीगावाट की एनर्जी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय उम्मीद है कि सुइलोन जैसी कंपनियों को फ़ायदा होगा। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देखो कि अगस्त महीने में करीब 5 गीगावाट के टेंडर नए जारी किए गए। करीब 2000 मेगावाट के ईपीसी टेंडर्स इशू किए गए। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। 5750 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के टेंडर्स अगस्त 2025 में शुरू किए जाए और जेएम के रिसर्च की तरफ से ये जो रिपोर्ट जारी की गई है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे इस रिपोर्ट में कहा गया कि आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज के साथ में प्रोजेक्ट के टेंडर जारी किए। तो ये देख सकते हो कि लगातार अब टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और आने वाले समय आप देख सकते हो कि इसमें तेजी और आती हुई दिखाई देगी। जनवरी से लेकर जुलाई तक 21,151 मेगावाट सोलर और 3,976 मेगावाट विंड कैपेसिटी ऐड हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लगातार काम बढ़ रहा है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल और रिन्यूएबल एनर्जी जो ऐसे सेक्टर है जो आने वाले समय स्टॉक मार्केट में तेजी की रैली को लीड कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि बाजार इस समय देखें तो थोड़ा सा दबाव में है, लेकिन आने वाला जो समय एक नई जो रैली शुरू होगी वो रिन्यूएबल सेक्टर उसको लीड कर सकता है। रिन्यूएबल सेक्टर में सरकार की जो योजना है उसका फायदा देखने को मिलेगा। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मेटल सेक्टर काम कर सकते, जीएसटी कट का फायदा मिलेगा। ऐसे में ये सारे सेक्टर बहुत ही बेहतर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सरकार ने 2030 तक के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी का लक्ष्य रखा गया है। तो मयंक जैन जो मार्केट एनालिस्ट है शेयर मार्केट का, उनका कहना है कि बहुत सारा निवेश आता हुआ दिखाई देगा इस समय, जिससे आने वाले समय इस मार्केट में जो इस रियल एस्टेट जो कंपनियां रिन्यूएबल सेक्टर की उनको फ़ायदा होगा और ये सारे जो शेयर है बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रमोटर की, तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है। आप देख सकते हो कि उनकी होल्डिंग मार्च 2024 में 13.29% थी। जून 2024 में कम होकर 13.27% हो गई। सितंबर 2024 में ये गिर के 13.25% हुई। दिसंबर 2024 में अनचेंज थी, लेकिन जून 2025 में 11.74% हुई। यानी मार्च 2024 से देखें तो लगातार प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है। इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब भी दिया गया था मैनेजमेंट की तरफ से कि प्रमोटर जो इस समय अपने शेयर बेच रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बहुत ज़्यादा फंड की आवश्यकता है। कंपनी के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट है, सरकारी टेंडर भी है और प्राइवेट प्रोजेक्ट भी है। टाटा जैसी कंपनियों ने उनके साथ में इस समय हाथ मिलाया हुआ है। ऐसे में उनको पैसे की आवश्यकता है, इसीलिए वो अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। जैसे माहौल बदलेगा वो फिर अपनी होल्डिंग ले लेंगे। थोड़ी चिंता की बात इधर नहीं है। आप देख सकते हो इसको बात को समझ रहे हैं एफआईडीआई, वो जम के खरीदारी करें। आप देखें मार्च 2024 में उनकी 19.57% की होल्डिंग थी, जो देख सकते हो कि जून में ये 21.53% तक पहुंच गई। सितंबर में ये 23.72% तक पहुंच गई, लगातार बढ़ी। फिर दिसंबर में घट के 22.88% आ गई, लेकिन जून में फिर से यहाँ पे एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई और 23.03% कर लिया। यानी एफआई इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उनको समझ में आ रहा है कि ये सुइलोन आने वाले समय बेहतर करेगा और इंडिया के जो डीआई है वो भी जम के खरीदारी कर रहे हैं। मार्च 2024 में उनकी 6.3% की होल्डिंग थी। जून 2024 में ये बढ़ के 9.17% हो गई। सितंबर में घट के 9.01% के आसपास है, लेकिन दिसंबर में 2024 में फिर से बढ़ के 9.31% हो चुकी है और जून 2025 में ये 10.17% तक पहुंच गई। यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो भी लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे, निवेश को अपने बढ़ा रहे। इसका मतलब यह है कि सुइलोन के अंदर आने वाले इसमें संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो यहाँ पे कौन अपनी होल्डिंग घटा रहा है, वो है जनरल पब्लिक। लगातार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम करे। मार्च 2024 में उनकी 41.72% की होल्डिंग थी। जून में ये घट के 37.92% हो गई। सितंबर में घटते हुए 37.62% पर आ गई। वैसे दिसंबर में फिर से होल्डिंग बढ़ी और 38.29% हो गई और जून में 38.65% हो गई। तो पिछले 2 क्वार्टर से फिर से जनरल पब्लिक भी होल्डिंग बढ़ा रही है, लेकिन इसको मार्च के मुकाबले अभी भी कम है।
अदर्स की बात करूँ, उनकी होल्डिंग घटे, अदर्स यानी जो बड़े इन्वेस्टर हैं, तो मार्च 2024 में 19.12% की होल्डिंग थी, जो घट के जून में 16.41% के आसपास आ गई। यही इशारा है कि आने वाले समय में सुज़लोन बेहतर करेगा और यहाँ पे जिस एफआईडीआई खरीदारी कर रहे हैं, यह स्टॉक के लिए पॉजिटिव बात साबित हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।